नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग का 3 दिवसीय यूपी दौरा आज से। कोरोना के बीच चुनाव कराने पर होगा मंथन। दो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में झोंक रहे अपनी ताकत। गांव में वन विभाग की जमीन कब्जा मुक्त कराने गई वन विभाग की टीम पर भूमाफियाओं ने लाठी डंडों से किया हमला। अब खबरें विस्तार से। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग और सरकार से चुनाव टालने पर विचार करने को कहा था। इसके बाद चुनाव आयोग ने यूपी का दौरा कर फैसला लेने की बात कही। आज चुनाव आयोग की टीम लखनऊ आ रही है। 28 से 30 दिसंबर तक चुनाव आयोग की टीम यूपी का दौरा करेगी। मंगलवार शाम 4 बजे राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग की मीटिंग है। शाम 6:15 बजे सभी डीएम नोडल अफसर भी मीटिंग में शामिल होंगे। 29 दिसंबर को डीएम, एसपी, मंडलायुक्त और आईजी पुलिस कमिश्नर के साथ चुनाव आयोग की मीटिंग होगी। 30 दिसंबर को मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक है। चुनाव आयोग स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना की स्थिति पर मंथन करेगा। यूपी सरकार से भी कोरोना से बचाव की तैयारियों के बारे में जानकारी लेगी। इसके बाद चुनाव आयोग यूपी में चुनाव कराने या ना कराने पर निर्णय लेगा। बता दें कि सोमवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें कोरोना और चुनाव पर चर्चा हुई थी। हालांकि सोमवार को जो बैठक हुई थी उसमें चुनाव आयोग चुनाव टालने के मूड में नहीं है। हालांकि इस पर जनवरी के पहले हफ्ते में अंतिम फैसला आ सकता है। खबर आगरा से, जहां जिला कलेक्ट्रेट में डॉक्टर अंबेडकर पुल तिराहे के लोगों ने आगरा डीएम को एक ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा, हम हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि जब हिंदू धर्म के डॉक्टर अंबेडकर अनुयायियों की दलित समाज की जायज मांग का कोई सम्मान नहीं, डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान नहीं, तो फिर ऐसे हिंदू धर्म का त्याग कर हम इस्लाम धर्म को अपनाना चाहते हैं, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। आपको बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट में अंबेडकर तिराहे के लोगों ने आगरा डीएम को ज्ञापन दिया। बताया जा रहा है कि पिछले लगभग 4 महीनों से हमारे द्वारा आगरा प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर कई बार ज्ञापन दिया था, जिसे आगरा प्रशासन ने हमारी मांग को अनदेखा कर दिया। हमारी मांग के अनुसार यमुना किनारे रोड से दूसरी ओर एतमादोला जाने के लिए भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पुल का निर्माण हुआ। सभी सरकारी दस्तावेजों में डॉक्टर अंबेडकर अनुयायियों के लिए आस्था से संबंधित है, लेकिन आगरा नगर निगम द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं और बाबा साहब अंबेडकर के नाम को मिटाना चाहते हैं। उस स्थान पर किसी का अन्य महापुरुष की प्रतिमा लगाकर अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं। हम किसी भी महापुरुष का अनादर नहीं करते और सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। आप लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म में जाने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको विगत है, अम्बेडकर पुल जो घाट चौराहे से होकर के आता है और वहाँ पर ही एक अम्बेडकर सर्किल तिराहे के नाम से जाना जाता है। हम शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से पिछले कई 4 महीनों से पिछले 4 महीनों से ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, परंतु ये तानाशाही रवैया देखते हुए हम अभी गए पर भी हमारी बात नहीं सुनी गई। हमें धक्का देकर के बाहर भगा दिया गया कि तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी, और जबकि हमें संवैधानिक अधिकार है कि हम अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। वैसे तो बीजेपी आरएसएस के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हिंदू धर्म का दलित हिंदू धर्म का बहुत ही अभिन्न अंग है। अगर दलित हिंदू धर्म का बहुत ही अभिन्न अंग है तो हम दलितों के साथ ऐसा द्रव्य कीड़े मकोड़े ऐसा भेदभाव क्यों? हमारे महापुरुषों के साथ कीड़े मकोड़े ऐसा भेदभाव क्यों? मैं शासन प्रशासन व दलित विरोधी नवीन जैन से परेशान होकर के तंग होकर के मेरी भावना बहुत ही ठेस पहुंची मेरी भावनाओं को, इसलिए मैं हिंदू धर्म का त्याग करके मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता हूं। नहीं तो क्या इसके लिए कोई अपनी तारीख मुकर्रर की है? तारीख मुकर्रर नहीं की है, पर जल्द से जल्द आज हम 7-8 लोग हैं, कल 700-800 होंगे, कल 7-8 लाख होंगे। हम इस शासन को दिखा देंगे कि हम भी कमजोर नहीं हैं। ठीक है। तो वहीं आगरा में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। एक एक कर सभी पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रही है। वहीं इंडियन मुस्लिम लीग ने आगरा दक्षिण विधानसभा से कामिल अब्दुल ओलाई पर दांव खेला है। अब्दुल ओलाई आगरा के काफी चर्चित समाजसेवी हैं, जो इंडियन मुस्लिम लीग के टिकट पर दक्षिण विधानसभा से चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा आएंगे। हालांकि दक्षिण विधानसभा पर मुस्लिम बोर्ड का बड़ा बोलबाला है।
बड़ी संख्या में दक्षिण विधानसभा से मुस्लिम वोटर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा ऐसा क्या खास किया जाएगा कि वह मुस्लिम वोटर को अपनी ओर आकर्षित कर पाए। हालांकि अभी इंडियन मुस्लिम लीग की किसी भी पार्टी से समझौते की खबर नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ने को तैयार है। इंडियन मुस्लिम लीग चुनावी मैदान में कौन दमदार रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस को इन छोटे राजनीतिक दलों के द्वारा मैदान में उतरने पर कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। अता हुसैन, शहर अध्यक्ष, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आगरा। ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है क्योंकि आज हमने अपना 88 विधानसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है, मोहम्मद अबू उलई को। और हमारी जो पार्टी है ये सिर्फ धर्म की पार्टी नहीं है, ये सारे धर्म साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसका आप एग्जाम्पल देखते हैं केरला। देखिए केरला में हमारी सरकार है और तमिलनाडु में हम सरकार के अंदर हैं, तो वहाँ पर देखिए एजुकेशन का स्तर आज क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर जनता को ये बात समझनी होगी कि जातिवाद से ऊपर उठकर ऐसी पार्टी को सपोर्ट करें जो पार्टी इंसानियत के लिए काम करे, और वो जो पार्टी है वो है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को समर्थन अगर जनता करती है तो जनता देखेगी कि जो केरला के अंदर है एजुकेशन स्तर और जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, सारे हॉस्पिटल बनाकर केरला में मुस्लिम लीग ने दिए। एजुकेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटी और स्कूल वगैरह बनाकर मुस्लिम लीग देती है। मुस्लिम लीग ये चाहती है कि अपने पैरों पे खुद खड़े हो, किसी से तुम्हें मांगना ना पड़े। जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग ये कार्य करती है, चुनाव का दौर आते ही क्यों मुसलमानों के हित में उतरने वाली पार्टियां काम करने आ जाती हैं? चुनाव से पहले क्यों नहीं मुस्लिम लीग उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से ही क्यों नहीं शुरुआत कर पाई? मुस्लिम लीग हमेशा काम करती है, और मुस्लिम लीग ने ही जब उत्तर प्रदेश में लोगों पर जुल्म हुआ, जहाँ भी ना मेरी बात सुनो, जहाँ पर भी इंसानियत के साथ जुल्म होता है मुस्लिम लीग उसके साथ खड़ी होती है। चाहे आप उन्नाव रेप कांड ले लो, वहाँ पर मुस्लिम लीग गई, मुस्लिम लीग ने उस परिवार को, बवाल में भी कल भी एक बवाल हुआ है, उस बवाल में मुस्लिम लीग उसका वहाँ भी जा सकती थी। नहीं, उसके बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जैसे जानकारी होगी उस पर भी बात होगी, और किसी के साथ भी नाइंसाफी होगी वहाँ मुस्लिम लीग पुरजोर तरीके से खड़ी हुई है। परिचय दे दीजिए आप अपना। मेरा नाम मोहम्मद कामिल अब्दुल्लाई है। आज जो प्रेस वार्ता रखी हुई है क्या कुछ करेंगे? ये 88 विधानसभा आगरा से मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जाती। क्या अहम मुद्दे रहेंगे विधानसभा चुनाव में, आप चुनाव लड़ेंगे? एक तो सर ये मसला ये है कि बस्ती प्रॉपर्टियों के अवैध कब्जे बहुत हो रहे हैं, इसके लिए रोकथाम होगी। दूसरी बात ये कोई मुसाफिर खाना नहीं है। हमारे विधायक रहे और भी विधायक रहे, लेकिन जो है किसी भी तरीके का विकास जो है नहीं किया, ना तो मुस्लिम समाज के लिए किया ना दूसरे समाज के लिए किया। हमारा यही जो है वो रहेगा कि सभी तरीके के सभी जातियों का, सभी धर्मों का जो है विकास होना चाहिए, सभी गली मोहल्लों का विकास होना चाहिए। ये नहीं कि जो है किसी अपने लोगों के लिए जो है वो कर रखा है उन्होंने, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को साथ लेके चलना चाहिए। मोहम्मद खलीक, जिला अध्यक्ष मुस्लिम लीग। आज मुस्लिम लीग की तरफ से प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कुछ कहना है? आज ये जो प्रेस वार्ता का जो आयोजन है, आज 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए अपना पार्टी प्रत्याशी घोषित कर रही है, और 88 दक्षिण विधानसभा से हमने मोहम्मद कामिल अबू उलई को प्रत्याशी घोषित किया है। और पार्टी का ये आदेश रहा है हमारे साथ कि शहर की तीनों सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे। आने वाले टाइम में हम आपके माध्यम से उत्तर का भी करेंगे और छावनी का भी करेंगे। आज हमने 88 दक्षिण विधानसभा किया। आपका मुख्य रूप से आप क्या सोचते हैं कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा किसके साथ रहेगी? देखिए, हमारा कंपटीशन है जिसने मुसलमानों हमेशा नुकसान किया है वो दो पार्टियां हैं, वो हैं सपा और बसपा। भाजपा से तो मुसलमानों का वो खुला दुश्मन है, लेकिन सपा और ये बसपा ये अंदरूनी भीतरघात दुश्मन है हमारा। और हमारी जो लड़ाई है सीधी इन्हीं से है। सबसे मेन लड़ाई हमारी बसपा से है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुसलमान का वोट लिया और हमारे साथ हमारी जड़ें काटने का काम किया।
क्योंकि एक नेता कह चुके हैं मुसलमान सिर्फ तेज़पात के पत्ते की तरह हैं, बिरयानी बनाओ और फेंक दो निकाल के, वो अपना काम करते हैं। बीजेपी हमारी खुली दुश्मन है, ये हम जानते हैं, क्योंकि हम उनसे अलर्ट हैं। हमें अपने जो अंदर दोस्त हैं, हमें उनसे अलर्ट रहना है, इसलिए हमारी लड़ाई सीधी बसपा से और सपा से है। अहम मुद्दे क्या रहेंगे मुस्लिम लीग के विधानसभा चुनाव? अहम मुद्दा हमारा, सबसे मेन मुद्दा हमारा रहेगा एजुकेशन का, क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है, प्रॉब्लम, समाज की परेशानी जो है वो है पढ़ाई, और मुसलमानों में सबसे कम पढ़ाई की जाती है। इसलिए हमारा केरला मॉडल आप उठा के देखें तो वहाँ 100% एजुकेशन है, और ये हमारी पार्टी केरला से बिलोंग करती है, और केरला के अंदर मुस्लिम लीग की वजह से 100% एजुकेशन हुई है, क्योंकि वहाँ 100 यूनिवर्सिटी बनाई है पार्टी ने हमारी, और वही काम हम उत्तर प्रदेश में करेंगे, और उसकी पूरी कोशिश हमारी लगातार जारी है। नहीं, पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे, पार्टी का सिंबल सीढ़ी है। नहीं, निर्दलीय नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है हमारी। हाँ, आज की डेट में हमारी पार्टी के 5 सांसद हैं और 29 विधायक हैं, तो ये राष्ट्रीय पार्टी, और आज से नहीं है, ये पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस के टाइम की पार्टी है। हाँ, तो ये बातचीत चल रही है, अब जिससे भी हो जाएगा वो आपको मालूम पड़ जाएगा। कॉलोबेशन की बात तो हर कोई करता है, लेकिन मुसलमान की किसी भी पार्टी को कोई लेना चाहता नहीं है, सिर्फ खाली यूज़ करना जानते हैं। अच्छा, यदि आपकी पार्टी के प्रत्याशी जीत के आते हैं या और आपकी मतलब अच्छे तरीके से आते हैं, तो आप क्या मुस्लिम से संबंधित ही राजनीति करेंगे या सभी के साथ? नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी सेकुलर है, और जीत, क्योंकि वोट प्रत्याशी को सभी देंगे, खाली मुसलमान वोट नहीं देगा। जब भी जीत के आएगा प्रत्याशी, तो इसलिए सबका काम किया जाएगा, खाली मुसलमान का काम नहीं किया जाएगा। आगरा में सोमवार को सुदर्शन प्रेक्षागृह में कांग्रेस पार्टी के द्वारा लड़की हूं लड़ सकती हूं की थीम पर कार्यक्रम किया गया, जिसमें सिर्फ शहर की युवतियों और महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेटा डिसूजा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लंबा और अभिनेत्री व कांग्रेसी नेत्री काम्या पंजाबी ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने भाजपा और सपा पर जमकर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी भाजपा के नेता बेटियों की इज्जत की तार तार करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो बात कही है, वो हर वर्ग की महिला को ध्यान में रखते हुए कही गई है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि काम करती है, और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद अब महिलाएं भी पुरुष की बराबर होंगी। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में पूरे बहुमत के साथ सरकार बना रही है। चाचा भतीजा रालोद मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उनको डर है कि कहीं वो चुनाव हार नहीं जाएं, इसलिए गठबंधन कर रहे हैं। कांग्रेस को किसी का डर नहीं है, इसलिए गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। क्या संदेश देना चाहती हैं आगरा की जनता को? संदेश हम आगरा की जनता, यूपी की जनता, हम पूरे देश की जनता को यही देना चाहते हैं कि लड़कियां अब जागरूक हो चुकी है। उनके हक छीनना अब कोई छीन नहीं सकेगा। वो इस समाज में, इस देश में, राजनीति में अपनी जगह हासिल करके रहेगी। क्या स्थिति नजर आती है लड़कियों की उत्तर प्रदेश में? इस वक्त का जो दौर है उसमें यूपी में लड़कियों की क्या स्थिति नजर आ रही है? आपको नजर नहीं आती यूपी में क्या स्थिति है? इतने रेप्स होते हैं, कोई उसका कुछ नहीं होता। दलितों को इतना, फार्मर्स को इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना अन्याय होता है उनके साथ, कभी FIR तक लिखी नहीं जाती है। तो ये आपको नहीं, मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ ना, यूपी की स्थिति बता रही हूँ। तो महिला क्या, यहाँ पर तो मर्द भी सुरक्षित नहीं है। तो ये हमारी महिला, तो देखो सबसे बड़ी बुराई और दुख की बात यही है कि जब इंसान कुछ करता है ना, तो आप ये कहते हैं पहले क्यों नहीं किया, एक जगह से करें तो आप बोलते वहां से क्यों नहीं किया। अरे कर तो रहे ना, साथ दीजिए और बदलाव को लाने के साथ दीजिए। ये सारी चीजें सिर्फ भाजपा और जो राशन में जो होती है कांग्रेस शासित राज्यों में नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस शासित राज्यों में ये चीज क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि इतने रेप्स और ये सब नहीं होता ना। जब जैसे कि दीदी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के कोई भी लीडर है, विधायक है, कोई भी है, कांग्रेस पार्टी का मेंबर है, अगर वो कहीं गलती करता हुआ नजर आता है, हमारे लीडर्स एक्शन लेते हैं एंड वी सी टू इट कि हमारे लीडर्स ट्वीट भी करते हैं उस बारे में, और अगर माफी मंगवानी है तो वो भी करते हैं, तो एक्शन लेते हैं। एवरीथिंग इज अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। अगर एक्शन लिया जाएगा तभी बदलाव आएगा ना। आप अगर बैठे रहेंगे कि हमें एक्शन ही नहीं लेना है और हमें न्याय करना ही नहीं है, तो कभी ना कभी जनता जागेगी, जो अब जाग रही है।
और अफसोस की बात है कि आप लोग नहीं जाग रहे, आप लोग को नहीं नजर आ रहा। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि वो एक नेशनल चेहरा है, वो तो एक नेशनल चेहरा है, सिर्फ यूपी का नहीं। वो आज उन्होंने जो नारा दिया है वो देश की हर बेटी की जुबान पर है, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं। हमने पहल उत्तर प्रदेश से की है, लेकिन आप देखना देश के हर कोने में ये बदलाव आएगा। आप सभी को पता है कि चुनाव के पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, पर अब जनता त्रस्त हो गई है। अब महिलाएं जो है वो जिस तरीके से महिलाओं पे अन्याय हो रहे, जिस तरीके से बेटियां असुरक्षित है, जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, जिस तरीके से गैस सिलेंडर्स का उज्जवल गैस योजना का झांसा देके अब गैस सिलेंडर्स का दाम क्या है, 1000 रुपया पार हो रहा है। गैस सिलेंडर जो कमर्शियल सिलेंडर 2100 रुपया पार। लोग जाग चुके हैं और बहुत ही जल्द आपको यूपी के अंदर महिला ताकत क्या कर सकती है आपको पता चलेगा। ने तो हमेशा, मैं तो पहले भी कह चुकी कि आरक्षण की बात हो, राजनीतिक सशक्तिकरण की बात हो, तो राजनीतिक सशक्तिकरण किसने किया देश में, और अब संगठन के अंदर 40% टिकट यहाँ पे महिलाओं को देके एक नई ऊर्जा भर दी है हमारे लीडर प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं में। उसके अलावा 3 गैस सिलेंडर्स हर साल मुफ्त, अगर हम सत्ता में आते हैं 10 लाख तक के बीमा, अगर कोई बीमार होता है, स्मार्टफोन, स्कूटीज, जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं आगे 10th और 12th के बाद, और खास करके 10th और 12th की बच्चियों के लिए स्मार्टफोन्स ताकि वो पढ़ सके। उसके अलावा सख्त ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिससे रेप विक्टिम जो है, अगर किसी पे रेप होता है वहाँ पे बेटियां सुरक्षित है क्या? देखिए, जहाँ पे भी आपको ऐसे कोई हादसा मिले, आपको कांग्रेस के सत्ता में कहीं ये नहीं दिखेगा कि अगर कोई विधायक, आप बताइए कौन है एमएलए या कौन है हमारे अंदर पंजाब के अंदर तमाम ऐसा मुझे अपनी बात पूरा करनी चाहिए, प्रियंका जी पूरा करनी चाहिए। हाँ, आप ये देखिए कि कैसे विधायक और कैसे मंत्रियां बैठे हुए हैं, वो जो लप्त है रेप्स के केसेस में इन्वॉल्व है। कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी पार्टी है जिसने अगर किसी पे आरोप लिए ना तो उसको हटा देते हैं, उसको आप। अब खबर बिजनौर से, जहां गांव में वन विभाग की जमीन कब्जा मुक्त कराने गई वन विभाग की टीम पर भू माफियाओं ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे एक कर्मी घायल हो गया। सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घायल वन कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस को आता देख सभी भूमाफिया मौके से फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित वन कर्मी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में जुट गई है। दरअसल बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर सरसों व अन्य फसल उगा रखी है, जिस पर अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन को जाता देख बौखलाए भूमाफियाओं ने वन विभाग की टीम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें वनकर्मी सौरभ कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल वनकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया और दबंग भूमाफियाओं के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस दबंग भूमाफियाओं की तलाश करने में जुटी हुई है। सर, आज जो सुजातपुर खाचर में आपकी टीम के साथ मारपीट हुई है, क्या पूरा मामला सर? कुछ ग्रामीणों द्वारा जो है वन विभाग की भूमि में गेहूं और सरसों बूझा था, तो उसी के संबंध में गए थे। पुलिस फोर्स मांगी थी 4-5 दिन पहले, तो मना कर दिया फोर्स ने हमारे पास जी। फिर अपने ही फोर्स ले गए थे हम वन विभाग कर्मचारी, तो वहाँ वो जमीन कब्जे में ले रहे थे। इसलिए कुछ लोग जो है अपना लाठी डंडों साथ आ गए, कर्मचारी मार पीछे गाली गलौज दारू पी रखी थी, उन लोगों ने गाली गलौज करने लग गए और लाठी डंडे चलाना शुरू हुए। किसी तरह टीम को हम वहाँ से निकाल लाए। कौन कौन अभियुक्त है? अभियुक्त इसमें धीरज सनो वीर सिंह, सुंदर सनो धर्मेंद्र, समरपाल सनो बलवंत, अनिल सनो पीतम मुख्य है साहब। ये खज्जन है, सुजातपुर खादर खज्जन गाँव है। और कितने अज्ञात है सर? 20-22 अज्ञात लोग हैं। क्या आपने मुकदमा दर्ज करा दिया? हाँ, मुकदमा भेज दिया है और जिसकी चोट है उसका मेडिकल चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीपी के न्यूज। नमस्कार।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जैसा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने